ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन से फंक्शन से? काउंट फंक्शन और सम फंक्शन से। जिस तरीके से अभी हमने मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, मोड, मीडियन पढ़े, ये सब एग्रीगेट फंक्शन हुए। हम वहां से क्या करते हैं, सब चीजें। इसी तरीके से एक और यहाँ पे फंक्शन आता है, दो फंक्शन और आते हैं, काउंट एंड सेकंड फंक्शन है सम। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है अपन को, काउंट फंक्शन क्या करेगा? काउंटिंग करता है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज। नॉन नल वैल्यूज मतलब जैसे अगर तुम्हारे पास एक सीरीज है, एस नाम की एक सीरीज है, इसकी इंडेक्सिंग दे रही हूँ मैं, है ना। यहाँ पे डेटा है ए बी, यहाँ पे एन दिया हुआ है, सी क्यू, ये सीरीज है। तो अगर इसकी काउंटिंग करेगा वो, तो अगर मैंने लिखा प्रिंट क्या कर दो, एस डॉट काउंट प्रिंट कर दो, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? थोड़ा सा खुद ही लॉजिक से बताओ, क्या मिलेगा मुझे? नहीं, 4 मिलेगा। क्यों? काउंट क्या करता है? नॉन नल वैल्यूज को काउंट करेगा। एन मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, हम इसमें रख सकते हैं। याद करो मैंने बताया था एन मतलब नॉट अ नंबर, मतलब वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, हम उसमें बाद में वहां पे वैल्यू रख सकते हैं। तो इसलिए अभी नॉन नल वैल्यूज कौन कौन सी है? 1 2 3 4। तो एस डॉट काउंट करेंगे तो हमको आंसर में क्या मिलेगा? 4। आया ये समझ में काउंट फंक्शन? ठीक है, ऐसे ही सम करेंगे। सम इसमें नहीं चलेगा, जहाँ पे डेटा वैल्यू क्या हो, स्ट्रिंग हो, वहां पे नहीं चलेगा। नंबर होगी ना, नंबर या फ्लोट, तब चलेगा। जैसे एक वो है, सीरीज है, अगर इसमें आप लिख देंगे एस डॉट सम, तो इन नंबरों का सम होके हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब सीरीज में समझना इजी होता है। हम करेंगे डेटा फ्रेम की बात। ठीक है, अब मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है। ठीक है, ये मेरा एक डेटा फ्रेम है, आ रहा है सबको समझ में? 2 कॉलम है, 2 रोज है। ठीक है, अब मैंने लिखा ये डेटा फ्रेम का नाम डी है, मैं यहाँ लिख रही हूँ डी डॉट काउंट, है ना, और यहाँ मैं लिख रही हूँ डी डॉट काउंट एक्सेस इक्वल्स टू 1, है ना। तो डी डॉट काउंट में मुझे आंसर क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पे एक और अपन कॉलम ऐड कर लेते हैं। डी डॉट काउंट में मुझे क्या मिलेगा अब बताओ? क्या मिलेगा? 6। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करा अश्मित 6 तुमने? नहीं नहीं, देखो किस तरीके से वो करेगा। अभी तक अपन क्या कर रहे थे? सीरीज में बात कर रहे थे, तो वहां कोई एक्सिस का था नहीं कि हमको रो वाइज करना है कि कॉलम वाइज करना है। लेकिन जब हम डेटा फ्रेम की बात करेंगे, अच्छा, अब जब डी डॉट काउंट करते हैं तो हमको क्या वैल्यू देता है? ये कॉलम वाइज कैलकुलेट करता है, कॉलम वाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नाम लिखा जाएगा 0 1 2। ठीक है, इसमें कितनी वैल्यू है? 0 कॉलम में कितनी वैल्यू है? 1 और 2। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है। इसमें कितनी वैल्यू है 1 कॉलम में? 1 और 2 2। इसमें कितनी वैल्यू है? 1 और 2, यहाँ पे 2 लिखा है। आया समझ में? बाय चांस यहाँ पे 40 ना होके एन होता, है ना, तो 2 की 2 वाले कॉलम में कितनी वैल्यू आती? 1, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती 0। आई ये बात? बोलो, आया समझ में? कॉलम वाइज करा है। अब यहाँ पे मैंने एक्सेस इक्वल्स टू 1 दे दिए, तो यहाँ क्या रो वाइज कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये 0 रो पे देखेगा और 1 रो पे देखेगा। 0 रो पे कितनी वैल्यू है? 1 2 3, तो इसके आगे 3 लिखा आ जाएगा। 1 रो पे कितनी वैल्यू है? 1 और 2, यहाँ पे तो वैल्यू नहीं है, तो 1 के आगे 2 लिखा आ जाएगा। आया समझ में? आया? कोई दिक्कत? शुभी, केशव, शुभ नहीं आया ना आज क्लास में? नहीं आया आज, ठीक है ठीक है। ये आ गया काउंट फंक्शन समझ में कैसे होगा? अब सम का तुम लोग मुझे बताओ, अब आ जाना चाहिए समझ में। डी डॉट सम लिखा है मैंने, है ना।
और एक और यहाँ लिख रही हूँ डी डॉट सम, यहाँ पे एक्सिस क्या है 1। इसका आंसर बताओ क्या आएगा और इसका आंसर क्या होगा, इसके लॉजिक के थ्रू बताओ, जैसे काउंट में कैसे वर्किंग हुई थी इसके थ्रू। देखो जब सीरीज की बात होती है ना, तो सीरीज क्या करता है कि उसके पास तो सिंगल ही डेटा रहता है, सिंगल रो या कॉलम रहती है, तो वो उसके थ्रू कैलकुलेट कर लेता है। पर जब हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं तब हमको उसको एक्सेस मेंशन करना पड़ता है, अगर हमको डिफॉल्ट एक्सेस से काम नहीं कर पाना हो। डिफॉल्ट एक्सेस कॉलम वाइज होती है ना। तो बताओ क्या आएगा सम में, डी डॉट सम चलाया जब मैंने, आंसर में 32 मिलेगा मुझे, ऐसा? अभी भी तुम लोग गलत कर रहे हो। देखो जब डी डॉट सम कर रहे हैं यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, कॉलम के थ्रू, तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा आएगा सबसे पहले। जब भी हम ये एग्रीगेट फंक्शन, अच्छा जब हमने मिनिमम मैक्सिमम वगैरह चलाए थे और उसमें एक्सेस दी थी, तब भी कॉलम का नाम या रो का नाम आ रहा था ना, मेंशन हो रहा था ना। तो जब हम यहाँ डिफॉल्ट कर रहे हैं तो अभी कॉलम के, जैसे यहाँ पे काउंट भी कॉलम के बाद आया ना कि 0 में 2 वैल्यू है, 1 में 2 वैल्यू है, 2 में एक ही वैल्यू है, वैसे सम में भी ऐसा होगा 0 1 2। अब 0 कॉलम का सम करके दे देगा ये, 22 और 10 32, 11 और 19 30, 20 और 0 20, ऐसा आएगा। आया? अब क्लियर हुआ? ये जो मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ ये कॉपी में लिख लेना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ये पहले डेटा फ्रेम बनाओ पहले कॉपी में कि हम ये डी नाम का ये डेटा फ्रेम है हमारा, उसमें हम अभी फंक्शन चला रहे हैं सारे। अब जब मैंने एक्सेस इक्वल्स टू 1 दे दिया, मतलब मैं क्या काम कर रही हूँ, रो से काम कर रही, तो दोनों रो के नाम लेके आएंगे 0 और 1, और इनका सम आएगा। तो 22 11 और 20 कितना हो जाएगा, 3 2 1 5 53, ठीक है। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 29। आया समझ में? अब जल्दी बताओ, एक बार और देख लो, नहीं तो समझाना हो तो बताओ मुझे, आगे बढ़ेंगे। आया समझ में? चलें आगे। कर दूँ रब? लिख लिया? हाँ लिख लिया। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी मुझसे। ये पूरे उसका टोटल करके कभी नहीं देगा। टोटल करके कब दे रहा था, जब हमने इसके क्या पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स पढ़ी थी, जब हमने डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तब उसमें करके पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट में निकाले थे, सम निकाला था। पर यहाँ हम पर्टिकुलर एक्सेस दे रहे हैं और यहाँ पे अपन फंक्शन यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे हैं। हो गया? कर दूँ रब? अच्छा, और अभी जैसे अपने 10th में परसेंट बने थे, ठीक है, तो परसेंट बने थे कि परसेंटाइल बना था, बताओ सब सीबीएसई वाले हो। परसेंटेज बना था कि परसेंटाइल बना था 10th के रिजल्ट में? बोलो बोलो, क्या बना था? भूल गए रिजल्ट? हमको जो 10th का रिजल्ट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, सीजीपीए के फॉर्म में, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, परसेंटाइल, है ना। और उसकी स्केलिंग क्या रहती है, 10.0, है ना। हमको आउट ऑफ 10 में से कुछ मिलता है ना, जो भी परसेंटाइल मिलता है पॉइंट में, आजकल परसेंट बन, ऐसे पहले क्या मिलते थे, 98%, 92%, और जो जीपी होता है उसमें पॉइंट लग के मिलता है, 9.8 आउट ऑफ 10.0, ठीक है। तो है ये परसेंटेज ही, बट इसकी स्केलिंग होती है, जैसे हमारी पॉइंट वाले हमारा स्केल होता है ना, रूलर होता है, इस तरीके से इसकी स्केलिंग होती है कि 10 पॉइंट। तो ये जो 10.0 है ये क्या है, 10 परसेंटाइल। आया ये? जब 100% रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 100%, और यहाँ क्या इसकी बात करते हैं,
परसेंटाइल की बात करते हैं। अब तुम सोच रहे हो ये चीज पढ़ा क्यों रहे हैं, यहाँ पे एक हमको टर्म है क्वांटाइल। क्वांटाइल क्या होता है, एक पर्टिकुलर हम, आप उससे सोच सकते हो, उसके वर्ड से हम क्वांटिटी को एज अ टाइल डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर ये स्केल है पूरा, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है 100 तक, 10.0 तक या 100 मान लो, इसको हम बोलेंगे क्या, परसेंटाइल, पूरा कंप्लीट। ठीक है, आ रहा है कुछ समझ में तुमको क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? और जब मैंने इसका आधा कर दिया तो ये क्या बोलता है, 50%। इसके आधा, इसको आधा आधा कितना बांट सकते हैं, 25% और 25%, ऐसे कर सकते हैं। इतना तो आता ना समझ में। 100 को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो पहला भाग 25 का, फिर इतना पूरा 50 का, फिर इतना, ये 25 का हो गया, इतना पूरा कितने का हो गया, 50 का हो गया, इतना पूरा कितने का हो गया, 75% का हो गया, और ये टोटल कितने का हो गया, 100% का हो गया। आई ये बात समझ में, है ना? तो जो फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वांटाइल, मतलब एक क्वांटाइल है इसके अंदर। पहले क्वांटाइल की डेफिनेशन लिखो, लिखो क्वांटाइल की डेफिनेशन लिखो। क्यू क्वांटाइल के, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पर। क्वांटाइल लिखो डेफिनेशन। क्वांटाइल इज अ टर्म in statistics which is the process of dividing the total distribution of given data into a given number of equal proportions। लिख ली पूरी, distribution of given data, distribution of given data into a given number of equal proportions। देखो इसका मीनिंग ये है, क्वांटाइल एक प्रोसेस है जिसमें हम जो गिवन डेटा रहता है उसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देते हैं। मतलब अब हमारे पास पूरा डेटा क्या है, हम किसी को कितने परसेंट दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। अब उसने बोला कि एक क्लास है जिसमें है ना, हम नंबर ले लेते हैं 38, 28, 64, 42, 91, ये किसी के एक क्लास में बच्चों के नंबर है। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि मुझे ऐसे बच्चों का नंबर दो जिनके परसेंट 50% से ऊपर नंबर हो जिनके। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको, अब ऐसे डिसअरेंज है ये, तो आप इसको पहले अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, 28, 38, 42, 64, 91 कर दिया ये मैंने। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मुझे पता चले कि 50% से ज्यादा बच्चों के क्या नंबर है ना? तो अब कैसे निकालूंगी मैं, ये टोटल कितने, 5। किसी चीज का मीडियन फाइंड करना रहता है हमको, तो हम उसको क्या करते हैं, ये क्रॉस करा, ये क्रॉस करा, ये क्रॉस करा, ये हमारा क्या आ गया, मीडियन। तो ये जो हमारी चीज रहेगी ना, इसको बोलते हैं 0.5 क्वांटाइल। आया समझ में, आया? हाँ, क्योंकि क्या कर रहा है, ये टोटल गिवन सेट को आधे आधे भाग में, 2 इक्वल भाग में बांट दे रहा है। मतलब इतने बच्चों के मार्क्स 42 से कम है, इतने बच्चों के मार्क्स 42 से ज्यादा है। मतलब उसने पूरे डेटा को कितने भाग में बांट दिया, 2 भाग में, 50-50% में बांट दिया। इसके बाद जो 50% बच्चे होंगे उनके मार्क्स कम है उससे, किससे, 42 से, और इतने जो 50% बच्चे इनके मार्क्स कितने, 42 से ज्यादा है। आई ये बात समझ में? हाँ, एक पूरा 1 क्वांटाइल है ना, और उसको आधा आधा बांट देते हैं तो 0.5 क्वांटाइल, 0.25 क्वांटाइल, ऐसे लिखते हैं।
आया समझ में? आया सबको, तीनों को? ठीक है, इसका रुको, मैंने तुमको वो डेटा फ्रेम भेजा था, नोट कर लिया सबने कॉपी में? नहीं करा? कोई बात नहीं, चलो मैं उसी पे तुमको क्वांटाइल का एक वो बता रही हूँ एग्जाम्पल। हाँ, बुक में है, पेज नंबर 87 पे होगा शायद, मतलब 2.4 जो टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, उसके नेक्स्ट पेज पे है। आई प्रॉड करके डेटा फ्रेम का नाम है। अगर देख सको मोबाइल में तो वो डेटा फ्रेम को देखो। अब जब उसमें हम क्वांटाइल निकालेंगे तो मैंने, जैसे वो डेटा फ्रेम का नाम डी है, अब मैं उसमें मुझे क्या करना है, क्वांटाइल निकालना है। अब देखो डेटा फ्रेम में क्या होता है, हम या तो रो वाइज चल सकते हैं या कॉलम वाइज, दोनों ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, है ना। जैसे मैंने लिखा, अगर वो डेटा फ्रेम का नाम डी है, मैंने लिखा डी डॉट क्वांटाइल। अब यहाँ पे मैं दे दूंगी मुझे कितना क्वांटाइल चाहिए, है ना। मेरे को पहले क्या चाहिए, 25% वाला चाहिए, फिर मुझे चाहिए 50% वाला चाहिए, फिर मुझे 75% वाला चाहिए, और उसके बाद 100% वाला पूरा चाहिए। आया समझ में? ये मैंने उसको डेटा दे दिया कि मेरे को कितने कितने का क्वांटाइल चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो लिखा आ जाएगा हमको कि कितने कितने मानने वाला है अपन को। और यहाँ देखो मैंने एक्सिस नहीं दी है, तो ये किसके थ्रू काम करेगा, एज अ कॉलम काम करेगा। तो 0.50, ठीक है, लिखा आ गया जो हमको क्या, एक्सिस अपन आगे लिख देंगे ना इसके, करें वो वाला भी। कॉमा देकर बस देखो, यहाँ पे कॉमा देना, और यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 1। जीरो तो देने की जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि जीरो तो बाय डिफॉल्ट चलता है। नहीं, इसके अंदर आएगा बस, ये जो क्वांटाइल का फंक्शन है ना, इसके अंदर लिखा आएगा ये बस। ठीक है, अपन नेक्स्ट वाला वो कर लेंगे। अब देखो उसमें ना 3 कॉलम थे, अब कॉलम वाइज चलेंगे, यहाँ पे मैं एक्सिस नहीं दे रही हूँ अभी, कॉलम वाइज चलेंगे। तो क्या क्या कॉलम थे, फ्रूट्स, पल्सेस, राइस और व्हीट। ये कॉलम तो ऐसे कैसे लिखे आ गए हमारे। अब क्वांटाइल क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। तो जैसे लिखा है यहाँ पे, जो भी डेटा दिया होगा, ये पूरे उसको पहले तो क्या करेगा, मीडियन निकालेगा डेटा का। तो मीडियन निकालने के लिए वो पूरे कॉलम को क्या करेगा, ये जो हमारा गिवन, देखो ये तुमको शायद दिख जाएगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्लियर हो रहा है क्या, दिखा ये डेटा फ्रेम। तो ये क्या करेगा, जो पूरा फ्रूट्स वाला कॉलम है, दिया है फ्रूट्स वाला कॉलम, इसका पहले इसका मीडियन निकालेगा। तो मीडियन निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, इसको किस फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेगा, फिर इसका मीडियन निकालेगा, और जो मीडियन आएगा ना, उसके बेसिस पे काम करेगा। अब इतना बड़ा डेटा को चलाने के लिए तुमको तो लैपटॉप या कंप्यूटर में ही करना पड़ेगा। मैं तुमको एक छोटे डेटा का निकाल के बताती हूँ, ठीक है। क्वांटाइल, कोई भी डेटा बोलो मुझे, थोड़ा सा लंबा डेटा बोलो, जिसका अपन क्वांटाइल निकालेंगे, सारे क्वांटाइल निकालेंगे, 0.5, 0.50। जैसे मैंने ले लिया 14, 21, 68, 54, 20, 19, 82, 15। ठीक है, ये डेटा है मेरा, समझो कॉलम में ये वैल्यूज थी। मुझे इसका क्या निकालना है, क्वांटाइल्स निकालने हैं सारे, 0.5, 0.50, 0.75, 100%। अब मैं इसको सबसे पहले क्वांटाइल निकालने के लिए हमको इसका मीडियन फाइंड करना रहता है। तो मैं इसको अरेंज कैसे करूंगी, पहले असेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज करूंगी। तो मैं कैसे करूंगी, 14 आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा 15,
19, 20, 21, फिर 54, 68 और 82 कर दिया मैंने अरेंज। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो मैं मिडिल एलिमेंट देखूंगी, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, अब ये दोनों बच रहे हैं। मीडियन कैसे निकलेगा? अब ये दो एवरेज निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे 20 + 21, 41 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 20.5। ठीक है, तो देखो हमारा जो यहाँ पे दिख रही है, तुमको वैल्यू नहीं दिखेगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर, जो हमारा ये होगा 100 वाला पर हमको कौन कौन से निकालने थे? 0.25, 0.50, 0.75 और 1.00। तो जो 100% है वो मतलब जो सब अरेंज करने के बाद, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी? 100%। तो ये कि 82 क्या हो गया हमारा? 100%। हमने मीडियन निकाल लिया, वो आधे आधे भागों में बांट देता है 50% में, तो मीडियन क्या आया? 20.5। तो जो 50% वाला वो होगा वो क्या होगा? 20.5। आया समझ में? क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत, है ना? अब देखो, टोटल 8 वैल्यूज थी, है ना? अब 8 वैल्यू को हमने हमको आधे आधे में करना था, तो हमने 2 से डिवाइड करा, हमको 4th वैल्यू के बाद हमको क्या मिल गई? वो मिल गई हमको 50% मिल गया। अब हमको जो वैल्यू मिलेगी 25% वाली, वो इन दोनों के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगी, 15 और 19, 17। तो हमारा ये कितना आ गया? 17.25। अब 54 और 68 का एवरेज निकालना पड़ेगा मुझे। 54, 68, ये आ गया 61। आया ये समझ में? क्यों, कैसे, क्या, परसेंटाइल का, ओ क्वांटाइल का? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देखो एक नंबर याद करो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 8। अब मैंने बोला कि मुझे ना इनके आधे चाहिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो सबसे बड़ा 100%, तो सबसे बड़े वाले को लिख दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत 100% में? अब मुझे 50% चाहिए था, तो अब 50% देखो, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिससे ऊपर सारे बड़े हों और जिसके इधर सारे छोटे हों और इसके इधर सारे बड़े हों, है ना? ऐसा नंबर चाहिए बीच में जिसके इधर सारे बड़े हों और इसके इधर सारे छोटे हों। तो अब मैं देखूंगी, तो अगर मैं 4 पे गई, है ना, 8 डिवाइडेड बाय 2 करा, मैंने सोचा 4 पे देखती हूँ, 4 पे गई तो यहाँ पे 3 बच रहे हैं, यहाँ पे 4 बच रहे हैं, अगर इस वैल्यू को मैंने मीडियन मान लिया। इसलिए मेरे को मीडियन इनके बीच वाला मानना पड़ा। तो इनके बीच वाला मानने के लिए मेरे को इनका क्या निकालना पड़ा? एवरेज। तो इससे मेरा क्या आ गया? 50% आ गया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे इसका भी आधा चाहिए। 25% क्या होता है? 50% का भी आधा होता है ना? ये 50% था, यहाँ 100% था, 25% इसका भी आधा होता है। अब इसका भी आधा के लिए मैं अगर सोचूंगी कि मैं सेकंड को ले लेती हूँ, 4 एलिमेंट है, 2 से डिवाइड करा, तो इसको ले लूंगी, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेंगे। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा? इनके बीच का एलिमेंट लेना पड़ा। बीच के एलिमेंट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? एवरेज निकालना पड़ता है। इसलिए मैंने इन दोनों नंबर का क्या निकाल दिया? एवरेज निकाल दिया। अब आया समझ में? जैसे ये 4 नंबर थे, अब इन दोनों के मैंने फिर एवरेज निकाल दिया था। आया ये समझ में? अब तो अब मैंने इसका एवरेज निकाला, ये आ गया। अब वैसे यहाँ पे 4 नंबर बचे, अब मैं इसको नहीं ले सकती, मेरे को इसके बीच का चाहिए निकालने के लिए। तो 75% क्यों हुआ? 50 के आगे अपन ने 25 गिना, इसलिए ये 75% हुआ, और इसलिए मैंने इन दोनों का एवरेज निकाल दिया, तो मुझे 75% का आंसर मिल गया। अब आया समझ में? तीनों को आ गया? कोई दिक्कत क्वांटाइल में? केशव आ गया? पक्का आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? कौन थोड़ा सा दिक्कत जाएगी क्वांटाइल में, 1-2 बार चला के देखना, पहले छोटी वैल्यूज के साथ काम करना। अभी अपन
ठीक है, मैं अभी बता ही देती हूँ तुमको। हम जो ये परसेंटाइल है ना, जैसे अभी तक मैंने तुमको हाथ से करना बताया कि भाई इतने वैल्यूज देंगे तो इतने बीच में आएगा। मैं एक फॉर्मूला लिखवाती हूँ तुमको क्वांटाइल का। अगर तुमको पेपर में भी आया ना कि इस डेटा का 25% क्वांटाइल निकालो, है ना, तो इतना लोड नहीं लेना पड़ेगा, मैं लिखवा देती हूँ तुमको। ये वाला समझ में आ गया मेथड अभी वाला? ठीक है, अब देखो, हमको अगर निकालना है किसी भी चीज का, तो पहले तो डेटा को तुमको उसमें अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेगा, स्टेप 1 रहेगी उसकी कि अरेंज करना पड़ेगा डेटा को। यहाँ पे हेडिंग डाल लो, टू कैलकुलेट क्वांटाइल, टू कैलकुलेट क्वांटाइल, हेडिंग डालो। सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगी अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर दो। देन सेकेंड हमारी स्टेप रहेगी, कैलकुलेट करना है हमको मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इनटू जितना भी हमको परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। ठीक है, आया समझ में? ये कैसे करा? अब ये फॉर्मूला है परसेंटाइल कैलकुलेट करने का। माइनस इसमें से कर रहे हैं, मैक्स में से माइनस कर रहे हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसमें से माइनस कर रहे हैं। ये मैंने जो डेटा लिखवाया था वो एक बार दोगे? लिखा था क्या तुम लोगों ने डेटा? हाँ बोलना, मिटा दिया मैंने। इधर लिखवाया मैंने, अरेंज क्या बोलते थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा था ना, जिसका अपन ने ये निकाला परसेंटाइल, वही वाला ना? हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक है फिर से बोल दो। हाँ 20 और 19, हाँ ये था ना। अब देखो, इसको सबसे पहले हम क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसको अरेंज कर देंगे 14, 15, 19, 20, 21, 54, 68, 82। ठीक है, मैंने अरेंज कर दिया इसको। अब क्या करना है, अब देखो सबसे पहले 100% की वैल्यू तो यही आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, 0.25 का निकालना है मानो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 14, 14 प्लस मैक्सिमम कितनी थी 82 माइनस 14 इंटू कितना निकालना है, 25%। ठीक है, ये रखा मैंने। अब 14 प्लस 82 माइनस 14, 8 7 68 इंटू 25 में करेंगे तो कितना बचेगा, 1/4। आता ना इतना सबको? अब इसके वैल्यू क्या आएगी, 14 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28। अब मैं इसको प्लस कर लूंगी। 7 4, यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल रही है, 31। क्यों आई ये वैल्यू मुझे अब बताओ, बताओ 31 ऐसा क्यों आया होगा? वो उनकी बीच की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? पक्का? बड़े आगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सुना है तुम लोगों ने? सुना है? क्या होता है, कुछ आइडिया? ये हाँ सब में ना, ये स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म है। ये सब जो चीजें हैं ना सारी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई जाती हैं। मैं बता देती हूँ एक बार क्या होता है सब।
मीन मोड मीडियन क्लियर है, यहाँ तक का सब क्लियर है। अब अपन पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, एसटीडी और वेरिएंस। दोनों में रिलेशन सेम है, बस जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, ये सब फॉर्मूले लिखते जाना कॉपी में। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट होता है वेरिएंस के, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। n क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। x बार होगा टोटल गिवन डेटा का मीन, xi पर्टिकुलर डेटा। यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, वेयर xi x बार और n लिखो। इतना तक लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। हाँ लिखो, वेयर xi इक्वल्स टू पर्टिकुलर डेटा इन द डेटा सेट, ठीक है। x बार लिखो मीन ऑफ द डेटा सेट, x बार लिखो मीन ऑफ द डेटा सेट, n लिखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट। ठीक है, लिख लिया ये सब तीनों ने? शुभ, शुभ नहीं, क्या नाम है, केशव, जग रहा है कि नहीं? आ गया सब समझ में, वेरिएंस तक फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं ऐसे सिंपल डेटा पे तुमको करके बता रही हूँ। अब अपन कोई भी डेटा ले लेते हैं, 22, 11, 20, 40, 60। क्या रहा? राइट, ठीक है। मैंने 5 डेटा लिया, अब मुझे वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने, अब वेरिएंस निकालने के तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। देखो जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप में ये डायरेक्ट लिखेंगे ना किसी भी चीज़ पे एसटीडी और वेरिएंस, तो हमको वो डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करके देगा। पर हमको भी आना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास फंक्शन चलाने के लिए डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं होगा, तुमको खुद से निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, तो इसलिए निकालते आना चाहिए। ये हमारे पास डेटा है ना। अब मुझे क्या करना रहेगा, एक्स आई एक कॉलम है, एक कॉलम मैंने एक्स आई माइनस एक्स बार का बना लिया, एक आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स आई में मेरे क्या चले जाएंगे, ये सारे डेटा चले जाएगा, 22, 12, 20, 40, 62 पर्टिकुलर डेटा इन द डेटा सेट। अब एक्स बार मतलब क्या होता है, मीन, तो मैं यहाँ पे मीन लिख ले रही हूँ। मीन मुझे निकालना पड़ेगा 2 to 4 to 6, यहाँ 1 कर लेते हैं तो जल्दी से डिवाइड हो जाएगा अपना, 5 है ना, 5, 4, 5, 15। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से मैं डिवाइड कर दूंगी, कितना मिल जाएगा मुझे, 31। मेरा एक्स बार कितना आया, 31। यहाँ तक आया समझ में? एक्स आई मतलब पर्टिकुलर डेटा इन द डेटा सेट, एक्स बार क्या हो गया मेरा 31। क्यों 31? मैंने इसका मीन निकाला है एक्स बार मतलब, ठीक है। ये मेरा एक्स बार हो गया। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं समीशन। ये हम जो एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे ना, उसका सम निकालेंगे यहाँ पे। अभी करते चलते हैं अपन। 31, अब सबसे पहले क्या था, यहाँ पे क्या आएगा, 22 माइनस 31 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, है ना। यहाँ पे क्या आएगी, 22 माइनस 31 की वैल्यू। तो अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 और 1 9, ठीक है, माइनस का 9।
31 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19 माइनस का 19, हाँ। 20 माइनस 31 माइनस का 11, 40 माइनस 31 9, 61 माइनस 31 30। आया? ये क्लियर हुआ यहाँ तक का? अब मुझे क्या करना है? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। 81 स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा। 19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है 19 का स्क्वायर। 11 का तो 1 to 1 हो गया, 81, 30 का 900। $461 आ गया। ऐसा क्यों करा यहाँ तक का? अब इसमें हमारी कितनी वैल्यू निकली? अभी तक यही वैल्यू निकली है। हमको इसका समीशन लेना है, तो समीशन हम यहाँ नीचे लिखते हैं। समीशन, इसका समीशन क्या हो जाएगा? प्लस करो, ये क्या है? 81 114 10 और 14 24 6 7 16, क्या आया? 1644। आ गया यहाँ तक समझ में? हमको इतने की वैल्यू क्या मिल गई वेरिएंस की? 1644। अब इसको डिवाइड किससे करना है हमको? n-1। n कितने? टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 5 है, -1 कितना हो गया? 1644 डिवाइड बाय 4। 4 4 सा 16, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, मतलब हमारा वेरिएंस कितना निकला? 414। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमको निकालना रहा तो ये कितना हो जाएगा? √411। आया समझ में? दोनों चीज क्लियर हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तीनों को? कोई दिक्कत? ये वाला एग्जाम्पल कॉपी कर लो एक बार, फिर डायरेक्ट फंक्शन पे चलते हैं अपन। जिनके पास बुक्स नहीं है, मैं इसके जो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, है ना, वो ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। तो एक बार उसको तुम मतलब चला के देख लेना, तो तुमको इजी समझ में आ जाएगा कि काम कैसे कर रहे हैं ये फंक्शन सारे। कॉपी कर लो तब बता देना मुझे। नहीं नहीं, डेटा फ्रेम पे ही काम करेगा। अब मैं बताती हूँ ना कैसे काम करेगा। ये अपन सिंगल डेटा पे अभी तो सीख रहे थे कि किस तरीके से वेरिएंस निकाला जाता है, किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। क्योंकि अपन लैपटॉप में करेंगे ना तो डायरेक्ट वो आंसर दे देगा, तो तुमको समझ में भी आना चाहिए कि वो आंसर कैसे आया है ना। अब देखेंगे अपन कि डेटा फ्रेम पे कैसे काम करेगा। ये तो अभी सिंपल, मैं मैथ्स में तुमको करके बता रही थी कि कैसे काम करता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेर फंक्शन। हो गया कॉपी? देखो, अब जैसे हमारा ये डेटा फ्रेम पढ़ रहे थे अपन, है ना। फ्रूट्स 6 स्टेट्स में उसके फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? अब मैंने दिया, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रही हूँ पहले।
देखो मैं लिख रही हूँ, ये डेटा फ्रेम का नाम डी है, ये वाला स्टेटमेंट देखना, मैं लिख रही हूँ डी डॉट क्या निकालें, कुछ भी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम एसटीडी जो निकालना, एसटीडी निकाला है मैंने, है ना। और एक मैं लिखूंगी डी डॉट एसटीडी एक्सिस इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले अपन बात इसकी करते हैं, ठीक है, डी डॉट एसटीडी की। अब इसमें क्या होगा, फोकस हो रहा है ये, डी डॉट एसटीडी जब मैंने लिखा है तब मैं क्या कॉलम वाइज काम होगा, यहाँ पे किस तरीके से काम होगा, कॉलम के थ्रू काम होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे हमारा ये डेटा बन गया था ना, ये डेटा दिख रहा है तुम लोगों को, है ना, वैसे ये कॉलम को कंसिडर करेगा इस तरीके से, ये कॉलम को एक डेटा कंसिडर करेगा, सिंगल डेटा कंसिडर करेगा, फिर इसमें वही करेगा सब कुछ काम, पहले उसका मीन निकालेगा, फिर हर डेटा में से मीन माइनस करेगा, फिर उसका स्क्वायर निकालेगा, फिर उनका सम कर देगा, ठीक है। तो फ्रूट्स वाले का क्या हो जाएगा, एक फ्रूट्स कॉलम का एक क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई, कौन सा अलग आ रहा है, वेरिएंस हो सकता है अपनी कैलकुलेशन गलत हो, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, 401.2, तो अपने डिवाइड में कोई गलती कर दी क्या अपन ने, 441, हाँ हाँ, तो वेरिएंस उसका 401 आ रहा है, तो हो सकता है अपन ने यहाँ जो डिवीजन करा है वो कुछ गलत कर लिया कैलकुलेशन, क्योंकि काम तो यही करेगा वो, कैलकुलेशन अपन ने हो सकता है इधर गलत कर दिया, 411 है ना, बीच में 0 हो सकता है, 0 आएगा। क्या बता रही थी मैं तुमने, हाँ, तो देखो उसने फ्रूट्स का एक वो करा, फ्रूट्स की एक वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन की, आई बात समझ में। वैसे ही अभी क्या करेगा, फिर ये पल्स वाली कॉलम को, क्योंकि मैंने अभी क्या दिया हुआ है, एसटीडी इक्वल्स टू क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है इसके अंदर, है ना, तो ये कॉलम वाइज काम करेगा। तो मैंने फिर ये कॉलम को एज अ डेटा मान लिया उसने, फिर इसका पूरा मीन निकाला, हर डेटा में से मीन को माइनस करा, फिर उसका स्क्वायर निकाला, फिर सम करा, और फिर उसने एक उसका पल्सेस कॉलम का एक स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया। आइए बात समझ में, कॉलम के थ्रू काम करेगा। और जब मैंने इधर दे दिया एक्सिस इक्वल्स टू 1 दे दिया, ठीक है, मैंने क्या दिया, अभी मैं इस तरह एसटीडी पे कुछ नहीं दे रही थी तो मुझे मिल रहा था 0, वो कॉलम के थ्रू काम हो रहा था। अब मैं एसटीडी में एक्सिस इक्वल्स टू 1 दे रही हूँ, तो अब कैसे काम होगा, रो वाइज काम होगा। अब वो क्या करेगा, आंध्र प्रदेश का जो पूरा डेटा है ना, उसको एक डेटा मान लेगा, इसमें मीन निकालेगा, फिर उसका वो हर डेटा में से मीन को माइनस करके स्क्वायर निकाल के उनका एडिशन करेगा, और आंध्र प्रदेश का एक स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा, गुजरात का दे देगा, केरला का दे देगा, जैसे यहाँ पे हर रो के लिए दे देगा। ये बात समझ में आई तुम लोगों को, आया डेटा फ्रेम पे कैसे काम करेगा, आया तीनों को पक्का, हो गया क्लियर। वेरिएंस एक बार जब तक तुम चला के नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अपन ने मैनुअली करके देखा, मैनुअली इसलिए करके देखा क्योंकि पेपर में जब भी आएगा तुमको मैनुअली ही करना रहेगा, पेपर में डायरेक्ट बोल दिया इसका वेरिएंस निकाल के बताओ तो आना चाहिए ना, ये वाला एग्जाम्पल उतार लिया था ना पूरा। क्योंकि ये करके देखा करो, सारे फंक्शन चला के देखा करो, क्योंकि तब तक डाउट नहीं आओगे, तुमसे डाउट नहीं पूछोगे, तुमको समझ में क्लियर नहीं होगा कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चीज पे आते हैं, डिस्क्राइब फंक्शन पे। कौन से पे, डिस्क्राइब फंक्शन। अश्मित ने तो माइस्क्ल पढ़ा हुआ है, तो बताओ वहां पे क्या काम करता था डिस्क्राइब, अपन DESC लिखते थे ना, किस, है ना, पूरा हमारा जो माइस्क्ल टेबल रहता था ना, उसका हमको वहाँ पे ब्लूप्रिंट मिलता है जब हम माइस्क्ल में डिस्क्राइब लगाते हैं।
कि उसमें कौन कौन सी कॉलम है, किस कॉलम में नल वैल्यू आएगी, कौन सी कॉलम प्राइमरी की है, कौन सी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और किस तरह का डेटा टाइप है, किस तरह का मतलब डेटा स्टोर करेगा वो पर्टिकुलर कॉलम, ऐसा डिस्क्राइब करता था। अब यहाँ पे हम किसी डेटा फ्रेम में डिस्क्राइब लगाएंगे तो वो हमको क्या क्या चीज लेगा। लिखो डिस्क्राइब फंक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट ये है कि स्टैंडर्ड एसटीडी फंक्शन हमको स्टैंडर्ड डेविएशन देता है, वेरिएंस हमको वेरिएंस निकाल के देता है डेटा का। काय में वेरिएंस, हाँ देखो वही ना, अगर हाँ बोलो क्या नहीं लिखा रहा है, क्या एरर आ रही है उसमें। तो डेटा फ्रेम बनाया है, ठीक है, नहीं तो तुमने वहां पे कॉलम का नाम नहीं दिया होगा, है ना, 0 1 2 डिफॉल्ट चल रहा होगा, तो फिर वहां पे एक्सेस इक्वल्स टू 1 देना पड़ेगा। अगर कॉलम का नाम अपन अपने कस्टमाइज करते हैं ना तब चलता है वो कॉलम वाला चीज। हाँ फिर 0 या 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट चलता है, 1 दे दिया तो मतलब रो वाइज काम करेगा। चल रहा है अब। चलो डिस्क्राइब फंक्शन के बारे में लिखो। डिस्क्राइब फंक्शन gives the total descriptive statistics details. Describe function gives or calculate total descriptive statistics detail, मतलब जो अभी तक हमने सारी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी ना, सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, मिनिमम मैक्सिमम काउंट, वो सब किसके अंदर आ जाएगी, डिस्क्राइब। हम सिर्फ डिस्क्राइब फंक्शन चला देंगे तो हमको सारी चीज मिल जाएगी, स्टैंडर्ड वेरिएशन और मीन काउंट सब मिल जाएगा। लिखा इतना, डिस्क्राइब फंक्शन कैलकुलेट द टोटल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिटेल्स लाइक, लिखो आगे लाइक काउंट, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, क्वांटिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब जैसे मेरा जो पिछले वाला डेटा फ्रेम था डी, मैंने उसको डी डॉट डिस्क्राइब कर दूंगी तो मुझे क्या क्या चीज मिलेगी, टोटल नंबर ऑफ काउंट्स मिलेंगे, मतलब उसमें कितनी वैल्यू है, काउंट फंक्शन अपन देख चुके हैं, है ना, मीन मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, सारे क्वांटाइल्स मिलेंगे 25%, 50, 75, 100, है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा हमको, ठीक है, इतनी चीजें मिलेगी। अब देखो जब तुमको बोले कि हमको पूरा डेटा फ्रेम का क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डिस्क्राइब फंक्शन। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अगर सारी चीजें बोली है उसने, कुछ एक पर्टिकुलर चीज नहीं मांगी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डिस्क्राइब फंक्शन। अब जो ये वाला डेटा फ्रेम था हम, ठीक है, अब मैंने क्या करा है, डी डॉट क्या चलाया, डिस्क्राइब, मतलब मैं किसके काम करूंगी, कॉलम के थ्रू काम करूंगी, है ना, मैं कॉलम के थ्रू काम करूंगी। तो अब मैं फ्रूट्स वाले कॉलम पे काम कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, काउंट, तो मैं काउंट करूंगी कितने, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल काउंट में क्या लिखा जाएगा, 6, ठीक है। फिर मैं क्या निकालूंगी, मीन, तो इन सब डेटा का ये जो फ्रूट्स वाला कॉलम है
इसका मीन निकल के आ जाएगा। फिर इसमें से मैक्सिमम कौन सा है वो देगा, मिनिमम कौन सा है क्वांटाइल निकाल के देगा। मैं तुमको इसका आंसर दिखा रही हूँ। पिछले वाला जो डेटा फ्रेम देख लिया था ना ध्यान से, अब इसका डेटा देखो। अभी हमने डिस्क्राइब के अंदर क्या कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है। एक्सिस क्या चल रही है, 0 चल रही है। तो देखो फ्रूट्स की काउंट आ गई 6, उसका मीन निकल के आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम क्या है, सारे क्वांटाइल्स निकल के आ गए और मैक्सिमम क्या है। ठीक है, इसका मैक्सिमम कौन सा क्वांटाइल कहलाएगा, कौन सा क्वांटाइल कहलाएगा ये मैक्सिमम, 100%। ठीक है, अब यहाँ पे हर कॉलम का आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने डिस्क्राइब के अंदर कुछ नहीं दिया है, इसलिए पल्स कॉलम का कैलकुलेट हुआ, राइस का हुआ, व्हीट का हुआ। आई ये बात समझ में। एक्स इज इक्वल्स टू 1 में वो रो के लिए कैलकुलेट करके देना चाहिए। देखो इसके लिए आंध्र प्रदेश क्या आ रहा है, एरर आ रही होगी कुछ तो। इसमें एक्सेस नहीं दे रहा है क्या वो उसमें अपन तो नंबरिंग ही दे रहे हैं। एक बार चला के देखो फिर से, एक्स इज इक्वल्स टू रो देना वहां पे। अच्छा ठीक है, ये मैं चला के देखती हूँ फिर तुमको बताती हूँ इसका डिस्क्राइब फंक्शन का। अब देखो ये वाला जो डेटा फ्रेम था ना, इसमें क्या थे, यहाँ पे सारी जो डेटा थी वो किस तरह की वैल्यू थी, इंटीजर वैल्यू थी, है ना। हो सकता है हमारे तो डेटा फ्रेम में इंटीजर ना हो, हमारे डेटा फ्रेम में हो सकता है यहाँ पे क्या हो, स्ट्रिंग हो, जब हम नेम वगैरह लिखते हैं किसी चीज का, है ना, हो सकता है कि नहीं, है ना। तो उस चीज में हमको क्या क्या निकाल के देगा वो, जब डेटा फ्रेम स्ट्रिंग टाइप का होगा तब हमको निकाल के देगा काउंट, टॉप, फ्रीक्वेंसी और यूनिक। ये चार चीजें निकाल के देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा फ्रेम बना रही हूँ यहाँ पे, एक ही कॉलम है ये डेटा फ्रेम में, हाउ आर यू, हाउ वॉज। ठीक है, ये एक डेटा फ्रेम है। अब मैं इस पे चला रही हूँ, ये आर नाम का डेटा फ्रेम है, आर डॉट डिस्क्राइब। ठीक है, तो अब ये किस तरीके का है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये हमको ये सब कैलकुलेट करके देगा। सबसे पहले क्या करेगा, काउंट करेगा, कितने 1 2 3 4 5, तो काउंट के आगे क्या लिखा जाएगा, 5। ठीक है, अब टॉप, सबसे टॉप पे क्या है, टॉप पे क्या है, हाउ, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाउ। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बताओ, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इसके बाद कैलकुलेट होगी, यूनिक के बाद होगी। पहले यूनिक, यूनिक कितने एलिमेंट है यहाँ पे, देखो हाउ एक बार आ रहा है, आर एक बार आ रहा है, यू, अरे हाउ दूसरी बार आ गया तो हाउ यूनिक में नहीं आएगा, है ना। तो यूनिक एलिमेंट कितने बचे, आर यू वॉज, यानी कि 3। तो जो रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 और 2, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। आइए बस समझ में यहाँ पर, दोनों तरह के डिस्क्राइब फंक्शन समझ में आ गए। अगर इंटीजर हुआ तो हमको इतनी सारी वैल्यू मिलेगी, काउंट, मीन, मैक्स, सारे क्वांटाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर इस स्ट्रिंग टाइप का हुआ हमारा डेटा फ्रेम में वैल्यूज, तो हमको ये 4 वैल्यू मिलेगी, काउंट, टॉप, यूनिक और फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का। एक बार और देख लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो। और तुमने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे कि दीदी जरूरी थोड़ी ना है कि डेटा फ्रेम में स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग हो या नेम ही नेम, वो इंटीजर ही इंटीजर हो। हमने जो वो नेम और एज वाला देखा था, उसमें यहाँ पे तो स्ट्रिंग आ रही थी और यहाँ पे क्या आ रहे थे, इंटीजर आ रहे थे।
है ना, यहाँ पे तो स्ट्रिंग आ रही थी, यहाँ पे इंटीजर आ रहे थे। तो इस तरीके के डेटा फ्रेम में कौन सा काम करेगा? उसके लिए जब हमारे एक वो रहेगा, दोनों चीज रहेगी, तो हमको डी डॉट डिस्क्राइब के अंदर देना पड़ेगा इंक्लूड ऑल। मतलब जिस तरीके की भी डेटा हो सबको ले लो, है ना, इंक्लूड ऑल, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, तो एक नोट लिख लो यहाँ पे, एक नोट लिख लो कि इन अ डेटा फ्रेम where both string and numeric values are available in a data frame, where both string and numeric data available, we use function। और फंक्शन ये वाला लिखो, डी डॉट डिस्क्राइब इंक्लूड ऑल। दिख रहा है तुम लोगों को? डी डॉट डिस्क्राइब इंक्लूड ऑल। अब देखो इसमें हम कौन कौन से कॉलम आएंगे, ये पांचों भी ये चारों भी आएंगे और ये सब भी आएंगे, है ना। जब हम इंक्लूड ऑल करेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप भी है, इंटीजर भी है, यानी कि हमको दोनों को कैलकुलेट करना है। तो ये भी आएगा और ये भी आएगा, ये चारों भी आएंगे और ये सब भी आएंगे लिखे हुए। ठीक है, आगे समझ में आता? आज की दिक्कत, आज का जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत बताओ चारों? कोड्स में रखना है उसमें, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, डी डॉट डिस्क्राइब इंक्लूड ऑल। अब क्लियर है? आ गया तीनों को समझ में आज तक कोई दिक्कत? हाँ, वो ये सबको कैलकुलेट नहीं करेगा ना, ये चीजें नहीं आएगी यहाँ पे, वो कॉलम ही नहीं दिखा रहा होगा वाला, स्ट्रिंग वाला। हाँ हाँ हाँ, इंक्लूड ऑल, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसको वो स्ट्रिंग को अलग वेरीफाई करेगा और इंटीजर को अलग वेरीफाई करेगा, क्योंकि अब हमको पता है कि हमको स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों लेना है, इसलिए हम इंक्लूड ऑल करेंगे, है ना। और अगर हमको सिर्फ इंटीजर इंटीजर चाहिए रहेगा तो ऐसे सिंपल लिखेंगे, और अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग चाहिए रहेगी तो हमको ये चारों मिलेगा। ठीक है, आज का हो गया क्लियर? करें एंड क्लास? चलो ठीक है ना, कल मिलते हैं।